मेरे दोस्त, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए हिंदी का 10 मिनट का एक स्पेशल ऐसा शो, जहां से आपको पूरे में पूरे नंबर की गारंटी मैं यहां पर दे रहा हूं। मेरे दोस्त, अब ये टॉपिक डेली चलने वाला है। डेली आपको एक वीडियो मिलने वाली है 10 मिनट की, जिसमें मैं आपको यहां पर हर टॉपिक का निचोड़ कराने वाला हूं। अगर अच्छा लगे तो साथ देना, सपोर्ट करना, तो ये सेशन डेली कंटिन्यू बना रहेगा। तो मेरे दोस्त, चलते हैं और सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लिपि टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। यहां से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि सर लिपि है क्या, हमें आप लिपि बता दीजिएगा। तो मैंने कहा हम लोग जो चीजें बोल रहे हैं और बोलने के बाद हम कुछ चीजें लिखते हैं, तो लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा पवन लिखना है तो पा एक चिन्ह बनाया, इसी चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो मौखिक ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का जो ढंग है, लिखावट या लिखने का ढंग ही लिपि है। पंडित या डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना जी बता रहे हैं कि भाई साहब, जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग गुजरात के शासक जय भट्ट के शिलालेखों में देखने को मिलता है। हम यहां पर हिंदी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे। तो द्वारका प्रसाद सक्सेना जी ने बताया है कि देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात के शासक जय भट्ट के शिलालेखों में देखने को मिलता है। ये बात लिपि में बताई गई है। अगर बात करें तो भाषा श्रव्य होती है, भाषा को सुना जाता है। लिपि दृश्य होती है, क्योंकि लिपि में चिन्ह बनाए जाते हैं तो वो हमें दिखते हैं। भाषा स्वतंत्र होती है, जबकि लिपि भाषा पर निर्भर होती है। पहले भाषा का विकास होता है, फिर लिपि बनती है, क्योंकि मुंह से ध्वनि निकलेगी, फिर हम उसको लिखेंगे। ध्वनियां अस्थाई होती हैं, लिपि स्थाई होती है, क्योंकि लिपि लिख दी गई है पत्थरों पे या कहीं भी, तो वो परमानेंट है। मेरे दोस्त, ध्वनि बाणी से निकलती है, किंतु ध्वनियों को लिपि के जरिए लिखित रूप दिया जाता है। ध्वनियों के जरिए विचारों का आदान प्रदान निकट में होता है। हमने आपसे बातचीत करी और वो बातचीत खत्म हो गई, क्या प्रूफ है? मगर लिपि के जरिए जो विचारों का आदान प्रदान है, वो दूर तक किया जाता है। अगला, संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इसका मतलब यह है कि इसमें कारक चिन्हों का अभाव होता है। इसका मतलब क्या है? कारक चिन्हों का अभाव होता है, लिख लेना। कारक चिन्हों का अभाव होता है। और जो हमारी हिंदी भाषा है, ये मेरे भाई वियोगात्मक है। इसमें कारक चिन्ह पाए जाते हैं। इसमें कारक चिन्हों का होना अनिवार्य है। कारक चिन्हों का होना जरूरी है, तभी तो वियोगात्मक है, दूर दूर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा योगात्मक है, इसमें कारक चिन्ह इनबिल्ट होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, राम रावण हाथ वन, राम ने रावण को मारा। ये संस्कृत का हुए, राम रावण हाथ वन। तो यहां पर राम ने रावण को मारा, ये इनबिल्ट है, इसमें कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे, मगर इसका अर्थ ही है राम ने रावण को मारा। और अगर हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा, मेरे भाई, राम ने रावण को मारा। तो इसमें कारक चिन्ह लिखना जरूरी है। राम ने रावण को मारा, तो इसमें कारक चिन्ह लिखना अनिवार्य है। और इसमें कारक चिन्हों का अभाव होता है, मतलब इनमें कारक चिन्ह इनबिल्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे योगात्मक भाषा कहते हैं। और इसमें कारक चिन्ह हमें नग्न आंखों से दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर स्पष्ट तौर पर, तो इसलिए इसको हमने वियोगात्मक भाषा कह दिया है। अगला चलते हैं। अगर देवनागरी लिपि की बात करें, तो देवनागरी लिपि में एक बात लिख लेना, 14 स्वर, 33 व्यंजन, 47 प्राथमिक वर्ण माने जाते हैं। ये देवनागरी लिपि की चीजें देखने को मिलती हैं। अगर मैं भारत की प्राचीन लिपियों की बात करें, तो इसका विकास क्रम बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके विकास क्रम से रिलेटेड चीजें हमें क्या देखनी है, तो चलिएगा एक बार देखते हैं। तो हमारी यहाँ पर 3 प्रकार की लिपियां सबसे पहले देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमारी 3 प्रकार की लिपियां सबसे पहले देखने को मिलती हैं। इन तीनों को हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे और आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। चलें, चलो जी।
चलो ध्यान से देखो। सो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूं तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ खरोष्ठी लिपि। हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, इसका विकास क्रम बहुत पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि। क्या कह सकते हैं? ब्राह्मी लिपि। और थर्ड पे हम कह सकते हैं सिंधु घाटी। मतलब एक ये समान टाइम पीरियड में चल रही थी सिंधु घाटी लिपि। हमें अपनी देवनागरी लिपि के विकास क्रम को सीखना है तो ब्राह्मी लिपि से हमारी दो शैलियां निकलती हैं। ब्राह्मी लिपि से हमारी दो शैलियां निकलती हैं। एक निकलती है हमारी उत्तरी शैली और एक निकलती है दक्षिणी शैली। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, हमारी निकलती है एक उत्तरी शैली मेरे दोस्त। एक निकली हमारी उत्तरी शैली और दूसरी निकलती है हमारी दक्षिणी शैली। दूसरी निकलती है दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली में हमारी पूरी दक्षिण भारत की भाषाएं आ गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई उत्तरी शैली, कोई बताएगा उत्तरी से क्या निकलता है? तो उत्तरी से मेरे भाई गुप्त लिपि हमारी निकलती है। कौन सी लिपि निकलती है? गुप्त लिपि निकलती है, नोट कर लेना। तो इसके बाद मैं लिख देता हूं सीधा कि यहां पर गुप्त लिपि निकली है। गुप्त लिपि निकली है। गुप्त लिपि से फिर हमारी निकलती है मेरे भाई, गुप्त लिपि से हमारी निकलती है सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि, या फिर हम इसे कहते हैं कुटिल लिपि। कुटिल लिपि। फिर इससे हमारी और दो निकलती हैं। इससे हमारी दो और निकलती हैं। एक निकलती है मेरे भाई हमारी शारदा लिपि। लिख देता हूं मैं, इनके विकास क्रम को लिख लेना। एक निकलती है हमारी शारदा लिपि और एक निकलती है हमारी देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि यहां पर जाकर के निकली है। तो जो शारदा लिपि है और देवनागरी लिपि है एक दूसरे के समकक्ष मानी जाती है। तो इसका ये सीक्वेंस याद रख लेना। दक्षिण शैली में पूरी दक्षिण भारत की भाषाएं देखने को मिल जाती हैं। देवनागरी लिपि में जो गिनती है वो कैसे लिखी जाती है, तो एक बार इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। सो यहां पर आप देख पाएंगे 1 0 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे आपने देखा होगा जो पंडितों के पत्रा वगैरह होते थे वहां पर इस तरह के नंबर आपको देखने को मिलते थे। देवनागरी लिपि का नाम कैसे देवनागरी पड़ा, तो इस बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो देवनागरी में कहा जाता है कि हमारा एक बौद्ध ग्रंथ था। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार था। ललित विस्तार ग्रंथ में एक नाग लिपि थी, इसके नाम पर नागरी नामकरण पड़ा। यह नगरों में प्रचलित होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। पाटलिपुत्र को नागर कहते थे और चंद्रगुप्त को देव कहते थे, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर इसका नाम देवनागरी पड़ा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली थी नागर, उससे इसका नागरी नाम पड़ा। यानी कि आप देखते हैं जब मध्यकाल पढ़ेंगे तो वहां पर 3 तरीके के मंदिर बनाए जाते थे, बेसर शैली में, द्रविड़ शैली में और नागर शैली में। तो कहा जा रहा है कि मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली थी नागर, उसी के नाम पर इसका नागर नाम दिखाई देता है। नागरी देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या कहती हैं मेरे दोस्त? अच्छा लगे तो शेयर कर देना। देवनागरी विश्व की एकमात्र देवनागरी लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। अगर हमें पवन लिखना है तो पा को हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे हम क्या करते हैं ए ऐसे बनाते हैं, अंग्रेजी में ए ऐसे बनाते हैं, मगर हिंदी में देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। देवनागरी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। अगला, देवनागरी लिपि में सुधारों से रिलेटेड भी कई सारी चीजें देखने को मिली हैं कि नागरी प्रचारणी सभा ने 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर थे। बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट बनाया, जिसे तिलक फॉन्ट कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग को करने का सुझाव दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने करी थी। ये सारी चीजें आप लिपि के बारे में देखेंगे। यहां से प्रश्न आते हैं।
देवनागरी लिपि पर महापुरुषों के भी अपने अलग अलग विचार देखने को मिले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, आचार्य विनोबा भावे कहते हैं। देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है, ये सर विलियम जोन्स कहते हैं। उर्दू लिखने के लिए देवनागरी लिपि अपनाने से उर्दू उत्कर्ष को प्राप्त होगी, ये खुशवंत सिंह ने कहा है। मेरे दोस्त, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन में आपको डेली देता रहूं तो मेरे दोस्त सेशन को सपोर्ट करना और कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई साहब कैसा लग रहा है आपको, पूरा आपको मिलेगा। अगर मैं कहूं तो आप यूपी के इस बैच से जुड़ सकते हैं। 599 में ये फाउंडेशन बैच है। इस बैच को अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो रिवीजन बैच और प्रैक्टिस बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस इवेंट को मैं यहीं पर विराम देता हूं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।